Hi, my dear students. I'm your educator Shohini. Hope you all are doing great in your life and welcome all to my channel Shohini's Fire Book. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सेशन करूँगी ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो और आप लोगों को भी समझने में कोई गलती ना हो जाए। तो जैसे कि मैंने बताई थी कि आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स और बायोलॉजी का सबसे बेसिक जो चैप्टर होता है वो होता है जेनेटिक्स का। जीन ही है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो जेनेटिक्स को ही अगर हम नहीं जानेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली जो जेनेटिक्स का वीडियो यानी जेनेटिक्स का पार्ट 1। सो लेट्स गो। I hope you have watched my channel, and if you like it then definitely hit a like because it will be an inspiration for me to upload more educational videos in the future. So the chapter is heredity and variation. आप लोगों ने सुना ही होगा कि हम कहते ही रहते हैं, लोग कहते रहते हैं कि ये लड़का बिल्कुल अपनी माँ पर गया है या फिर ये लड़की बिल्कुल अपनी बाप जैसी दिखती है। ऐसा तो लोग कहते रहते हैं। तो ये लोगों के कहने का एक्चुअल मतलब क्या होता है, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? वो यही कहना चाहते हैं कि ये लड़का बाप पर गया है, गुस्से में तो ये बिल्कुल बाप की जैसा है। मतलब क्या, पापा में जो गुस्सा दिखाई देते थे वो गुस्सा बेटे में भी अब दिखाई दे रहा है। तो ये जो गुस्से, ये भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंसान की। ये गुस्सा उसने कहाँ से पाया? उसने पाया अपने फादर से, या फिर जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके फेस को देख रिलेटिव्स कहते रहते हैं ये बिल्कुल माँ जैसा हुआ है, इसकी फेस बिल्कुल पापा से मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी फेस से हमारे पेरेंट्स की फेस की कुछ सिमिलरिटीज होती है, नॉट ओनली ऑफ द फेस but also that our characteristics are very much similar to our parents but not identical like them. तो ये जो हम पेरेंट्स से अपने अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेके पैदा होते हैं ना, ये जो ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज टू द प्रोजेनी और टू द ऑफस्प्रिंग, तो इसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। आपने सुना ही होगा कि इनकी हेरिडिटी में एज़मा है, इनकी हेरिडिटी में शुगर है, तो इनको थोड़ा तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा। डायबिटीज़ इनकी हेरिडिटी में है। तो ये हेरिडिटी में होने का मतलब क्या होता है? ये आता मतलब दादा परदादा से ये चला आ रहा है और ये हम एक मतलब पर्टिकुलर कोई फैमिली में ये दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये ट्रांसफ़र हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन की तक, तो इसकी वजह से ये दिखाई दे पड़ता है। तो हेरिडिटी या फिर अगर हम कहें इनहेरिटेंस, वो इसी को कहा जाता है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग एंड इट्स वेरी मच नेचुरल, वी कैन ऑल ऑब्जर्व इट अराउंड आवरसेल्व्स। एनसीईआरटी के चैप्टर के मुताबिक ये शायद चैप्टर 5 होगा, क्लास 12 की। अब दूसरा शब्द वेरिएशन। जिंदगी में हमें हमेशा वेरिएशन की पड़ी रहती है, लेकिन वेरिएशन से ही जिंदगी बनी होती है। आप सोचो, आपके आसपास आप जितने लोगों को देखते हो उनसे आप कितने डिफरेंट हो। देखने में डिफरेंट, आपकी स्किन कलर डिफरेंट हो सकता है, आपकी मिजाज डिफरेंट हो सकता है, आपकी मतलब हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही यूनिक होता है हर एक पर्सन की। तो ये जो डिफरेंस होता है ना एक से दूसरे की, इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। अब ये बहुत कारण के अनुसार हो सकता है। मैं एक आने वाले सेशन में एक वेरिएशन के ऊपर भी एक सेशन लूंगी, उस वक्त हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना बस जान लीजिए कि द डिफरेंस इज द वेरिएशन एंड वेरिएशन इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो चलिए अब कुछ सवाल की ओर देखते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम था हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो पहला सवाल जो पैदा होता है, व्हाट इज हेरिडिटी? I have already told you that कि heredity क्या होता है? The occurrence of characters from our parents. Why will we study it? हम क्यों पढ़े heredity? क्या ज़रूरत है heredity को जानने की? जानने की ज़रूरत यही है, अगर आज के दिन कोई शादी करने चलता है तो आपने सुना होगा कि वो लोग जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं।
अब जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है? जेनेटिक काउंसलिंग डॉक्टर के साथ एक काउंसलिंग का सेशन होता है जिनमें फादर और मदर यानी जो होने वाले पेरेंट्स है, यानी इस वक्त जो है कन्या और जो उसकी होने वाली पति, उन दोनों की जेनेटिक कुछ टेस्ट किया जाता है, कुछ ब्लड टेस्ट किया जाता है कि उनमें से किसी को थैलासेमिया है या नहीं, हीमोफीलिया है या नहीं, या और कोई जेनेटिक डिजीज है या नहीं। जेनेटिक डिजीज यानी हेरिडिटरी डिजीज, मैंने अभी भी बताया इसके बारे में। तो ये क्यों किया जाता है? ताकि उनकी जो चिल्ड्रन होंगे फ्यूचर में उनको कोई तकलीफ ना हो। अगर मानो कि ऐसा देखा गया कि दोनों में थैलासेमिया है या दोनों में थैलासेमिया माइनर है, तो मेजर थैलासेमिया हो सकता है उनकी बेटों की। तो ये चांसेस एलिमिनेट करने के लिए, ताकि वो थैलासेमिया से उनके चिल्ड्रन को कोई दिक्कत ना हो या फिर चिल्ड्रन कभी मतलब बच्चे मर ना जाए, इसकी वजह से ये जेनेटिक काउंसलिंग किया जाता है। तो अगर हम हेरिडिटी को ना जाने, हेरिडिटी की जो मेथड है उनको ना समझे, तो हम ये जेनेटिक काउंसलिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही इसको समझ पाएंगे। तो हमें ये जानना ही होगा कि कैसे जेनेटिक्स मतलब चलता है, कैसे जीन की थ्रू कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन। So this is the importance of studying heredity. Next question, what is variation? अभी बताया variation is the beauty of life, पर ये इसका जवाब नहीं है। variation क्या है? जो difference दिखा जाता है, the difference among individuals in a population is known as variation. Why is it important? अब ये जो हम खाना खाते हैं, हाइब्रिड वैरायटी आया है एक राइस का, एक हाइब्रिड वैरायटी आया है एक गेहूं का, ये तो हमने सुना ही होगा। तो ये वैरायटी होगा तो ना खाने में मजा आएगा। एक चीज किसको खाने में पसंद होता है? तो नॉट ओनली इन द फूड इंडस्ट्री बट ऑल्सो इन एवरी मेडिसिनल इंडस्ट्री, अगर वैरायटी नहीं होती, सारी पौधे एक जैसे होते थे, सारे के कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते थे, तो ये बायोडाइवर्सिटी नहीं होता और मेडिसिनल इंडस्ट्री नहीं चलता, ये फूड इंडस्ट्री नहीं चलता और हम आज जहाँ तक पहुँचे इतने डेवलप्ड नहीं होते। सो वैरायटी इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है वह है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी से वेरिएशन का रिलेशन क्या है? हेरिडिटी जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस में सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है, और सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है उनमें एक पर्टिकुलर सेल डिवीजन होता है जो है मेयोसिस, और उस मेयोसिस में एक पर्टिकुलर इवेंट होता है जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर, जो वैरायटी के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन सिर्फ जेनेटिक ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये प्रोसेस ही वैरायटी के लिए जिम्मेदार है, ऐसा कोई बात नहीं है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी वैरायटी क्रिएट कर सकता है। सो इसके बारे में हम आगे जब वेरिएशन पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अगर ये नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। हेरिडिटी के बारे में रिसर्च ही नहीं होता अगर ये आदमी नहीं होते। कौन है ये? ये है ग्रेगर जोहान मेंडल। वैसे ग्रेगर तो इनका एक खिताब है जो इन्होंने प्रीस्ट होने की बात ली थी। इनका असली नाम जोहान मेंडल है। इसको हम कहते हैं क्या? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहते हैं ये चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले ये जेनेटिक्स शब्द का मतलब हमें समझना होगा। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। मैंने अपनी पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था कि जहाँ हम जीन्स के इंटरैक्शन और उनकी हेरिडिटरी प्रोसेस को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। अब ये जो जेनेटिक्स है यानी जो हेरिडिटी की स्टडी है, इनमें 3 ग्रेट माइलस्टोन्स हैं, और उन 3 ग्रेट माइलस्टोन में जो पहला है वही है ग्रेगर जोहान मेंडल का एक्सपेरिमेंट। और वो क्या था? वो था जीन्स के बारे में एंड द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। अगला जो है वो है वॉटसन एंड क्रिक का। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को एस्टेब्लिश किया था। उन्होंने फिजिकल स्ट्रक्चर को सबके सामने लाए थे कि डीएनए कैसे और किन चीज़ों से बना होता है। उनमें जो अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट और कार्बन बैकबोन होता है, पेंटोज शुगर का बैकबोन होता है, वो सब इन्होंने ही बताए थे। और डीएनए का ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, एक मतलब लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी इन्होंने ही बताया था। और अगला एक
आखिरी माइलस्टोन वो क्या है? वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मतलब 20th सेंचुरी की एंड में शुरू हुई थी इसको लेकर काम, और पूरे दुनिया भर के रिसर्चर्स लगे पड़े थे इसके पीछे। इट इज एक्चुअली द डीएनए सीक्वेंसिंग। उन्होंने ये कोशिश की थी कि ताकि वो ह्यूमन में जो 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, 3 बिलियन पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, उनको वो सीक्वेंस कर सके, उनको वो जान सके कि वो कैसे अरेंज्ड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2001 तक ये ऑलमोस्ट हो ही गया था। उन्होंने पब्लिश की थी 2.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर उन्होंने ऑलरेडी सीक्वेंस कर दी थी। उसके बाद हमने बैक्टीरिया, फंगस और बहुत सी ऑर्गेनिजम्स के जीन को हमने सीक्वेंस किए। सो दीज आर द 3 ग्रेट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। अब ये जेनेटिक्स किसके बारे में स्टडी करता है? जीन्स के बारे में, उनकी हेरिडिटी के बारे में, जीन्स के इंटरैक्शंस क्या होते हैं हेरिडिटी के दौरान उसके बारे में, और क्या क्या कैरेक्टर्स वो कैरी करते हैं इसके बारे में। ये जो जीन शब्द है ये सबसे पहले इनका इस्तेमाल किए थे एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है जोहान्सन, और ये जो जेनेटिक्स शब्द है इनका पहला इस्तेमाल किए थे विलियम बेटसन नाम के एक साइंटिस्ट ने, और उनकी ये जेनेटिक्स शब्द के इस्तेमाल से ही मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो है वो पब्लिकली सामने आया। और मेंडल अपने मतलब वो जब तक जिंदा थे उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली थी जो विलियम बेटसन ने उनको दी थी बाद में। अब ये जो ग्रेगर जोहान मेंडल की एक्सपेरिमेंट थे, क्या उनके पहले किसी ने सोचा ही नहीं था हेरिडिटी के बारे में? ऐसा तो नहीं हो सकता। सोचा था, जरूर सोचा था, लेकिन वो सोच आज की सोच से कई अलग थी। मतलब आज हम ऐसे सोच ही नहीं सकते थे कि ये जो थ्योरीज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ये जो प्री मेंडलियन कंसेप्ट्स थे यानी मेंडल के आने से पहले, आप देख सकते हैं इनके साल है 580 बीसी से 500 बीसी, यानी कितने साल पहले की बात है। तो ये जो थ्योरीज है ये मेंडलियन कंसेप्ट से बहुत अलग है, और आज के इस जमाने में हम ऐसे मतलब ऐसे लग सकता है कि कोई ऐसा बेवकूफ की तरह कैसे सोच सकता है। लेकिन आप सोचिए उस वक्त जब सेल भी डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, तब जाके ऐसे थ्योरीज आना इस बहुत प्रैक्टिकल है। तो देखते हैं ये थ्योरीज क्या कहते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी इज मॉइस्ट वेपर थ्योरी। ये किसने दिए थे? ये दिए थे पिथागोरस ने, जो कि एक फिलोसोफर थे। तो पिथागोरस फिलोसोफर भी थे और एक हम मैथमेटिशियन, पिथागोरस की तो हमने पढ़ी है, वो एक मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने क्या कहा था? Pythagoras believed that the male body produced some sort of a moist vapor during coitus which helped in the development of the body parts of the embryo। यानी मेल और फीमेल की मेटिंग के दौरान एक मॉइस्चर निकलता है मेल बॉडी से, एक मॉइस्ट वेपर, और उस मॉइस्ट वेपर में ही वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जो कि एम्ब्रायो की डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। और वो जाता है कहाँ पर? वो जाता है फीमेल के शरीर के अंदर, और यूटेरस में वो एम्ब्रायो को डेवलप करने में मदद करता है। तो ये था मॉइस्ट वेपर थ्योरी पिथागोरस की। इसके आगे एक थ्योरी आई थी, वो थी फ्लूइड थ्योरी, जो दिए थे एम्पेरकल्स ने। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हर एक बॉडी पार्ट, मानो हाथ, पैर, आँख, सिर, इन सारी बॉडी पार्ट से अलग अलग फ्लूइड्स निकलते हैं, और ये डिफरेंट पार्ट से जो डिफरेंट फ्लूइड्स निकलते हैं दोनों पेरेंट्स की डिफरेंट पार्ट से ही निकलते हैं, और फिर वो सारे लिक्विड्स मिक्सड अप हो जाते हैं और एक एम्ब्रायो प्रोड्यूस्ड हो जाता है। सो ये था फ्लूइड थ्योरी। अभी अजीब लगेगा लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा ही सोचता। रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, ये दिए थे एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल भी एक फिलोसोफर थे और इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था the male sperm with a hematogenious origin. Hematogenious origin means that originated from the blood causes the development of an embryo from menstrual blood present in female uterus.
इन्होंने कहा था क्या, जब मेटिंग होता है उस दौरान मेल और फीमेल बॉडी में एक प्योर ब्लड प्रोड्यूस होता है, जिन ब्लड्स में सारे न्यूट्रिएंट्स होता है और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि एक एम्ब्रायो को प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी है, और फिर वो ब्लड्स मिक्स हो जाते हैं और फीमेल यूटेरस में एम्ब्रायो पैदा हो जाता है। अब अगला जो थ्योरी आया था वो था प्री फॉर्मेशन थ्योरी। ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी में हम एक टर्म जानेंगे जो है ह्यूमन क्यूल्स या फिर एनिमल क्यूल्स भी कभी कभी कहा जाता था। इसमें क्या कहा जाता था, इस थ्योरी की अकॉर्डिंग मतलब ये एक रिलीजियस बिलीफ भी था कि सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही वक्त पर पैदा हो गए थे और जो अपकमिंग सक्सीडर्स जो आने वाले थे उनका एक कुछ मतलब मिनिएचर वर्जन उस वक्त की ऑर्गेनिज्म के अंदर ही था और उस मिनिएचर वर्जन ही एम्ब्रायो फॉर्म करके डेवलप होकर पैदा होता आ रहा है। तो ये कुछ मतलब बहुत ही अजीब है और उस मैंने अपनी वीडियो में ऑफ कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने दिखाया भी है। एक मिनट, वीडियो ऑफ नहीं किया जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर्वर का, व्हाटएवर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये एक इमेज बनाया है जो कि अभी का कुछ स्पर्म जैसा इमेज है। इसके अंदर ये जो पोर्शन है उसमें एक मतलब मिनिएचर वर्जन ऑफ ह्यूमन बैठता है और ये ह्यूमन क्यूल हमारे शरीर के अंदर ही रहता है, जिससे हमारी अपकमिंग सक्सीडर्स प्रोड्यूस होता आ रहा है और होता रहेगा। ये कुछ थॉट था प्री फॉर्मेशन थ्योरी, यानी प्री फॉर्म्ड है वो ही बस बड़ा हो रहा है। तो ये भी कुछ अजीब ही था और ये थ्योरी था मैलपिची का। अब पांचवी जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, जो मॉपर्टियस ने दी थी और उसको डार्विन ने मॉडिफाई किया था। तो वो थ्योरी क्या है, देखिए यहाँ पर बताया गया है, द सेल्स थ्रो पार्टिकल्स, मतलब सेल से कुछ पार्टिकल्स बनते हैं जिसको नाम दिए थे मॉपर्टियस ने पैनजीन, और वो पैनजीन ही गैमेट के अंदर जाता है बॉडी को ट्रैवल करते हुए, that collect in the reproductive products or in bud so that the egg or bud contains particles from all parts of the parent। यानी पेरेंट्स की हर एक सेल से तब सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी 1665 में। ये हम थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस की बात कर रहे हैं, ये कुछ 1850-60 इस वक्त का बात है। तो उन्होंने क्या कहा था, मॉपर्टियस ने क्या कहा था कि बॉडी के जितने सेल्स हैं उन सारे सेल्स से एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसको हम पैनजीन कहते हैं, मतलब उन्होंने पैनजीन कहा था, और वो पैनजीन्स ट्रेवल करते हुए गोनाड्स तक पहुंचते हैं और फिर मेल और फीमेल बॉडी से वो पैनजीन्स मिक्स्ड अप होते हैं और वहां से एम्ब्रायो प्रोड्यूस्ड होता है। ये थ्योरी को मॉडिफाई किए थे चार्ल्स डार्विन ने। उन्होंने पैनजीन का नाम बदल कर रखा था गेम्यूल, लेकिन बात कुछ उन्होंने सिमिलरली कहा था। फिर जो आया वो है जर्मप्लाज्म थ्योरी। ये थी ऑगस्ट वेस्टमैन की थ्योरी। उन्होंने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की चीज होती है, एक होता है सोमाटोप्लाज्म, दूसरा होता है जर्मप्लाज्म। जो जर्मप्लाज्म होता है उसी के दौरान कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेवल करता है प्रोजेनी तक। तो ये जर्मप्लाज्म थ्योरी आज की थ्योरी से बहुत मिलता है और ये एक्सेप्टेबल है। तो ये था कुछ प्री मेंडेलियन कंसेप्ट्स। तो आप लोग समझ ही गए होंगे अभी तक कि प्री मेंडेलियन व्यूज हमेशा कौन सी दिशा की ओर इशारा करते हुए आया है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट से कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ आ रहा है, वो मिक्स्ड अप हो रहा है। यानी हम प्री मेंडेलियन व्यूज को थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं, जिनको मेंडल ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था अपने एक्सपेरिमेंट से। मेंडल ने जो थ्योरी दी थी वो थी पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए देखते हैं कि मेंडल की डिस्कवरीज क्या है, उन्होंने क्या किया था। तो मेंडल ने जो किया था वो उन्होंने, अगर हम उनकी बर्थ याद देखें तो वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, उनके पेरेंट्स फार्मर्स थे और अभी उनकी जो बर्थ प्लेस है वो चेकोस्लोवाकिया के अंदर है। तो वो 1822 में पैदा हुए थे, 1884 तक वो थे। उन्होंने फिलोसॉफी स्टडी की थी और फिर उन्होंने
एक मोनास्ट्री को ज्वाइन किया था, जहाँ पर फिर वो प्रीस्ट बना दिए गए थे और तभी उन्होंने ग्रेगर टाइटल ली थी। और फिर उन्होंने स्टडी किया बॉटनी एंड फिजिक्स, और ये स्टडी करने के लिए वो गए थे वियना यूनिवर्सिटी। उन्होंने वहाँ पर कुछ ज़्यादा सक्सेस तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जो नॉलेज एक्वायर किए थे वो उनकी लौट आने के बाद एक्सपेरिमेंट्स में बहुत काम आए थे। तो उन्होंने 1856 में उन्होंने फिर प्रेस्ट की जगह पे ज्वाइन किया और उन्होंने टीचिंग भी शुरू करी। उन्हें वो बॉटनी और फिजिक्स पढ़ाते थे मोनास्ट्री के बच्चों को, मोनास्ट्री में। तो उन्होंने 1856 में पढ़ाते पढ़ाते उस वक्त सोचा था, उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक था। एज ए नेचुरल मतलब इनबॉर्न इंटरेस्ट होता है, वो फार्मर के बेटे थे, तो गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री उनके इनबॉर्न इंटरेस्ट में आते थे। तो उन्होंने पाइसम सैटिफम, जो कि स्वीट पी का साइंटिफिक नेम है, उन्होंने क्या की, उन्होंने गार्डनिंग शुरू की अपने उस मोनास्ट्री के ही इलाकों में, और उनके ऊपर उन्होंने अपनी सारी जो इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट्स थे वो सारे परफॉर्म किए। और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने एग्जैक्टली क्या किए, क्या हुआ, वो हम अगले वीडियो सेशन में देखेंगे। तो उन्होंने वो जो सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो सब उन्होंने पब्लिश किया था ब्रांड नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की एक मैगजीन में, जिस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने टाइटल दिया था कि एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि वो रिकॉग्निशन उन्हें जो मिलना चाहिए था उस वक्त नहीं मिला था। और उसके बहुत साल बाद, लगभग 35 इयर्स बाद, तीनों साइंटिस्ट तीनों जगह से आए और उन्होंने ये मेंडल की फाइंडिंग्स को रिफाइंड की, और फिर उन्होंने इसको एक्सेप्टेंस दी। वो तीनों कौन है? वो है एक कार्ल कॉरेंस जर्मनी से, एक हुगो de Vries हॉलैंड से, और एक है सिरमैक ऑस्ट्रिया से। इन तीनों ने अलग अलग जगह पर बैठकर अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मेंडल की फाइंडिंग्स को आर्काइव से ढूंढा, और फिर उन्होंने इसको एक्सेप्टेंस से, उन्होंने देखा कि मेंडल ने बहुत ही मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ एक सीक्वेंशियल डिस्कवरी की थी, जो उस वक्त लोगों ने कोई मतलब उसको मान्यता नहीं दी थी। तो कोरेंस ने तो मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट्स थे और जो फाइंडिंग्स थे उनको एक मतलब प्रिंसिपल की रूप ही दे दी। कोरेंस ने मेंडल की फाइंडिंग्स को 2 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बताया, जो हम आज पढ़ते हैं, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और हुगो de Vries ने क्या किया? उन्होंने मेंडल की वो जो पब्लिश्ड जो एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन था उनको फ्लोरा मैगजीन में दोबारा रिप्रिंट किया। अब मेंडल की ये जो नॉन रिकॉग्निशन, इनकी वजह क्या थी? रीजंस फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। तो यहाँ पर लिस्ट डाउन मैंने की है, आप देख सकते हैं। पहला जो कारण था वो था लोकल जर्नल में उनकी जो फाइंडिंग्स है वो पब्लिश हुई थी, यानी वो एक लिमिटेड जगह पर ही उसका मतलब लोकल मैगजीन है, बहुत लोगों के पास तो वो पहुंचेगा नहीं, और जिनके पास पहुंचा उन्होंने समझा नहीं। दूसरा जो वजह था वो था कि वो कोई बायोलॉजी के साथ रिलेटेड कोई टीचर या कोई प्रोफेसर या कोई बायोलॉजिकल वर्कर, कोई रिसर्चर ऐसा कोई नहीं थे, वो बस एक गार्डनर थे, एक प्रीस्ट थे, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते थे। तो उनकी बात को मतलब किसी ने कोई कि इसके बाद क्या सुने, इम्पोर्टेंस नहीं दी उनको। तीसरी जो कारण है, जो इंसान जिंदगी में एग्रेसिव होता है ना, उसको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है। तो वो नॉन एग्रेसिव थे, उनको कोई बहुत लगी पड़ी नहीं थी कि मुझको ये बताना ही है, तो वो नॉन एग्रेसिव थे। फोर्थ जो पॉइंट है कि उनकी सोच वक्त से काफ़ी आगे थी। हम जानते हैं कि कोपर्निकस की सोच भी उस वक्त बहुत आगे थी, और इसलिए उनकी बात को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया किसी ने, तब तक जब तक गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप का डिस्कवर कर ये प्रूव नहीं कर दिया। तो ये हमेशा होता है, जो आगे की सोचता है उनकी बात को उस वक्त तो कोई नहीं समझता, लेकिन आखिर में जाकर उनको एक्सेप्टेंस मिल ही जाता है। मेंडल की बात भी कुछ ऐसे ही रही। फिफ्थ जो है वो ये है कि वो यूनिवर्सिटी के कोई नहीं थे, ना टीचर ने प्रोफेसर, जो हमने अभी बताया। सिक्स जो कारण है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस जो उन्होंने बनाए थे वो उस वक्त के जो कॉमन बायोलॉजिस्ट थे उनकी समझ से बाहर थे, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। सेवेंथ जो है वो ये था कि उस वक्त
डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को पब्लिश किया था, इवोल्यूशन की उनकी थ्योरीज को पब्लिश किया था, और पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड उसी को लेकर बिजी थी। तो उस वक्त ये मेंडल क्या बोल रहा है ये सुनने का किसी ने जरूरत नहीं समझा। तो these were the reasons for non-recognition of Mendel's work. Hence he left unrecognized. तो ये था कुछ मेंडल का जर्नी। अब मेंडल का क्या एक्सपेरिमेंट्स था और जो वेरिएशन क्या चीज़ है जो मैंने बताई, उस वेरिएशन कई तरह के हो सकते हैं, क्या क्या तरीके के हो सकते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वेरिएशंस एंड मेंडल्स डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में हम आने वाले सेशन में ज़रूर बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर पेशेंट हियरिंग। और जो कि ये मेरा पहला वीडियो है, आई होप कि आपको मतलब उतना बुरा नहीं लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज अगर आप लोग एक लाइक कर दे, एक शेयर कर दे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी। और आई प्रॉमिस you all that I will definitely develop myself in my next video. So this is my channel Shoini's Bio Book. Learn with me, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, तो चलो आपके साथ ही सीखते हैं. That's all. Thank you.